广播电台。ये चाइना रेडियो इंटरनेशनल है। यह चाइना रेडियो इंटरनेशनल है। श्रोता दोस्तों, अब हमारा हिंदी कार्यक्रम आरंभ होता है। आज के इस कार्यक्रम में समाचारों के बाद स्वर्णिम चीन के रंग कार्यक्रम के तहत चीन के अल्पसंख्यक जातियों के रीति रिवाज और चीनी उपन्यास पश्चिम की तीर्थ यात्रा प्रस्तुत किए जाएंगे। अंत में होगा रोजमर्रा की चीनी भाषा। लीजिए सुनिए आज के मुख्य समाचार। 5वां CMG फोरम चोंगचिंग में आयोजित, उरुमुची में आयोजित होगा 9वां चीन यूरेशिया मेला और कोलकाता में महा वाणिज्य दूत शी वेई ने MIT विश्वविद्यालय का दौरा किया। अब आप अनिल पांडे से आज के पूरे समाचार सुनिए। 5वां CMG फोरम 10 जून को चीन के चोंगचिंग शहर में आयोजित हुआ। चीनी कम्युनिस्ट पार्टी की केंद्रीय समिति के पोलित ब्यूरो के सदस्य और प्रचार प्रसार विभाग के प्रमुख ली शुएले ने वीडियो के जरिए उद्घाटन समारोह में हिस्सा लिया और भाषण दिया। पोलित ब्यूरो के सदस्य और चोंगचिंग के पार्टी सचिव यान चियाचुन ने उद्घाटन समारोह में हिस्सा लेकर भाषण दिया। फोरम में उपस्थित मेहमानों ने कहा कि चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने पहले CMG फोरम को बधाई पत्र भेजा था। इसके मार्गदर्शन में CMG फोरम विभिन्न देशों की मीडिया संगठनों के बीच आदान प्रदान और आपसी सीख बढ़ाने का अहम मंच बन गया है। AI के प्रतिनिधित्व में नए चरण की प्रौद्योगिकी क्रांति और औद्योगिक परिवर्तन लगातार उत्पादन, जीवन, सीखने और काम करने के नए तरीकों को जन्म दे रहा है। चीन में चल रही AI प्लस योजना चीन और दुनिया के बीच सहयोग बढ़ाने के लिए नए अवसर देती है। उपस्थित मेहमानों ने कहा कि AI से मीडिया ढांचे और जनमत वातावरण में व्यापक और गहन बदलाव आया है। AI की समाचार रिपोर्टिंग, सांस्कृतिक प्रसार और सार्वजनिक सेवा आदि क्षेत्रों में भूमिका व्यापक तौर पर बढ़ानी होगी। इसके अलावा मानव को प्राथमिकता देने वाली डिजिटल बुद्धिमान प्रौद्योगिकी बढ़ाने के साथ सांस्कृतिक आदान प्रदान व आपसी सीख के लिए ऑनलाइन प्लेटफॉर्म तैयार करना होगा। उधर 5वें CMG फोरम के आयोजन के मौके पर चाइना मीडिया ग्रुप के अधीन चाइना ग्लोबल टेलीविजन नेटवर्क यानी CGTN ने वैश्विक नेटिजनों के बीच एक सर्वेक्षण किया। इसमें शामिल उत्तरदाताओं का मानना है कि सब कुछ मीडिया होने और इंसान और मशीन का मिलकर काम करने का मीडिया का पारिस्थितिक तंत्र स्थापित हो चुका है। मीडिया में नए चरण की क्रांति में AI की भूमिका महत्वपूर्ण हो रही है। सर्वे में शामिल 78.2% उत्तरदाताओं ने कहा कि बुद्धिमान युग में मीडिया में समाचार रिपोर्टिंग के तरीके में गहन बदलाव हो रहा है। बुद्धिमान सहायता प्राप्त संपादन, एल्गोरिदम अनुशंसा और व्यक्तिगत वितरण और सामग्री का स्वचालित निर्माण ऐसे 3 अहम क्षेत्र माने जाते हैं जो AI के सहारे पूरे हो सकते हैं। इसके अलावा 71.7% उत्तरदाताओं का मानना है कि बुद्धिमान युग में सभ्यता की विरासत और प्रसार में मीडिया की भूमिका उन्नत होगी। भाषाओं और संस्कृतियों के बीच अप्रतिबंधित संचार, लुप्त प्राय भाषाओं और स्थानीय संस्कृतियों की रक्षा और सांस्कृतिक विरासत का डिजिटलीकरण और बुद्धिमान कहानी पहले 3 स्थानों पर रहे। वहीं मीडिया के लिए AI तकनीक के संभावित खतरों पर उत्तरदाताओं ने सतर्क रवैया दिखाया है। चिंताओं में सूचना की सत्यता, AI से मानव नवाचार क्षमता में गिरावट और व्यक्तिगत डेटा का दुरुपयोग पहले 3 स्थानों पर रहे हैं। उधर 9वां चीन यूरेशिया मेला 25 से 29 जून तक चीन के शिनजियांग स्वायत्त प्रदेश की राजधानी उरुमुची में आयोजित होगा। आयोजक पक्ष का कहना है कि इसमें भाग लेने वाले देशी विदेशी व्यापारियों की संख्या एक नया रिकॉर्ड होगी। 9वें चीन यूरेशिया मेले की कार्यकारी समिति के उप निदेशक और शिनजियांग उइगुर स्वायत्त प्रदेश सरकार के उप महासचिव चाओ लियांग ने 9 जून को बीजिंग में आयोजित एक संवाददाता सम्मेलन में कहा कि अब तक एशिया, यूरोप और अफ्रीका से आने वाले 27 देशों और क्षेत्रों व अंतर्राष्ट्रीय संगठनों ने इस प्रदर्शनी में भाग लेने की पुष्टि की है, जिनमें UAE, दक्षिण कोरिया, रूस और थाईलैंड पहली बार अपनी स्टॉल स्थापित करेंगे। बताया जाता है कि 9वें चीन यूरेशिया मेले के दौरान व्यापार संवर्धन, निवेश सहयोग, उपभोग के विस्तार और सृजन सहयोग पर फोकस किया जाएगा और नए उत्पादों के लॉन्च, निवेश आकर्षण, सीमा पार व्यापार से जुड़े 80 से अधिक कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। उधर चीनी राष्ट्रीय सांख्यिकी ब्यूरो द्वारा 10 जून को जारी आंकड़ों के अनुसार इस मई में चीनी नागरिक उपभोक्ता कीमत सूचकांक यानी CPI साल दर साल 1.2% बढ़ी। इसमें शहर में CPI 1.3% और ग्रामीण क्षेत्रों में 1.1% की बढ़त हुई है। जनवरी 2026 से इस मई 2026 तक
सीपीआई पिछले साल की समान अवधि से 1% ज्यादा हुआ है। इस साल मई महीने में सीपीआई पिछले महीने से 0.1% कम हुई, जिसमें शहरों में सीपीआई 0.1% और ग्रामीण क्षेत्रों में सीपीआई 0.1% गिर गई है। मई महीने में प्रोड्यूसर्स प्राइस इंडेक्स यानी पीपीआई पिछले साल की समान अवधि के मुकाबले 3.9% ज्यादा रहा और पिछले महीने में 0.5% बढ़ा है। इस साल जनवरी से मई महीने तक पीपीआई पिछले साल की समान अवधि से 1% ज्यादा है। स्थानीय विश्लेषकों के विचार में पीपीआई में बढ़ोतरी होने के मुख्य कारण 3 हैं। पहला, व्यावसायिक ढांचे के समायोजन से कुछ व्यवसायों की कीमतों में तेजी आई है। दूसरा, सीजनल मांग बढ़ने से कुछ व्यवसायों की कीमतें बढ़ी हैं। तीसरा, अंतर्राष्ट्रीय तेल की कीमतों का प्रभाव बना रहा है। उधर आंकड़ों के मुताबिक 2026 के मई महीने में चीन के नवीन ऊर्जा वाहन बाजार में स्थिरता और सुधार देखा गया है। इस दौरान उत्पादन और बिक्री क्रमशः 15.54 लाख और 14.96 लाख इकाइयां रही, जो पिछले साल की समान अवधि की तुलना में क्रमशः 22.4% और 14.4% की वृद्धि दर्शाती है। नई ऊर्जा वाले वाहनों की बिक्री कुल नई कारों की बिक्री के अनुपात में और बढ़कर 56.9% हो गई है। समग्र रूप से देखें तो इस साल के पहले 5 महीनों में कारों का कुल उत्पादन और बिक्री क्रमशः 1.2235 करोड़ और 1.22 करोड़ इकाइयां रहा, जिनमें से नवीन ऊर्जा वाहनों का उत्पादन और बिक्री क्रमशः 58.41 लाख और 58.02 लाख इकाइयां रहा, यह पिछले साल की समान अवधि के मुकाबले क्रमशः 2.5% और 3.5% ज्यादा रहा। वहीं कार निर्यात में तेज वृद्धि की प्रवृत्ति जारी रही है। मई महीने में चीन का कार निर्यात 9.3 लाख इकाइयां रहा, जो पिछले साल की समान अवधि की तुलना में 68.7% ज्यादा है। इनमें से नवीन ऊर्जा वाहनों का निर्यात 4.46 लाख इकाई रहा, जो पिछले साल की समान अवधि से 1.1 गुना ज्यादा है। पहले 5 महीनों में कार निर्यात 40.59 लाख इकाइयों तक पहुंचा, जो पिछले साल की समान अवधि के मुकाबले 63% ज्यादा है। उधर 9 जून को भारत के कोलकाता में चीनी महावाणिज्य दूत शुई वेई ने विश्वविद्यालय के निमंत्रण पर कोलकाता स्थित एमिटी विश्वविद्यालय का दौरा किया। उन्होंने विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर शंकु बोस से बातचीत की और भारत चीन शैक्षणिक सहयोग को और गहरा करने के लिए विभिन्न विभागों के प्रमुखों के साथ चर्चा की। अपने संबोधन में उन्होंने वाणिज्य दूतावास द्वारा हाल ही में आयोजित सांस्कृतिक आदान प्रदान गतिविधियों और पूर्वी भारत में चीनी भाषा शिक्षा के क्षेत्र में हुए साझा विकास के बारे में जानकारी दी। उन्होंने कहा कि दोनों देशों के नेताओं के रणनीतिक मार्गदर्शन में चीन भारत संबंध लगातार मजबूत और विकसित हो रहे हैं। युवा द्विपक्षीय संबंधों का भविष्य है और वाणिज्य दूतावास एमिटी विश्वविद्यालय और चीनी विश्वविद्यालयों के बीच अंतर विश्वविद्यालयी आदान प्रदान और सहयोग को सक्रिय रूप से बढ़ावा देना चाहता है। इस विश्वविद्यालय को चीनी सांस्कृतिक गतिविधियों के आयोजन और चीनी भाषा शिक्षा प्रदान करने में सहायता करना चाहता है, ताकि चीनी और भारतीय युवाओं के बीच आपसी समझ और मित्रता को बढ़ावा दिया जा सके। उधर संयुक्त राष्ट्र के सभ्यताओं के बीच संवाद के अंतर्राष्ट्रीय दिवस को मनाने की थीम गतिविधि 8 जून को स्विट्जरलैंड के जिनेवा के विश्व मौसम संगठन के मुख्यालय में आयोजित हुई। 50 से अधिक देशों के स्थायी प्रतिनिधियों और वरिष्ठ राजनयिकों, अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के प्रमुखों और मीडिया कर्मियों सहित 200 से अधिक लोग रहे। यह गतिविधि जेनेवा स्थित चीनी प्रतिनिधिमंडल, चीनी राज्य परिषद के सूचना कार्यालय और अंतर्राष्ट्रीय कन्फ्यूशियस संघ द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित की गई थी, जिसका मुख्य विषय है विविध सभ्यताएं समानतापूर्ण वार्तालाप की अपील करती हैं और बहुपक्षीय सहयोग बेहतर भविष्य रचता है। चीनी विदेश मंत्री वांग यी ने इस गतिविधि में एक वीडियो भाषण दिया। वहीं जेनेवा यूएन कार्यालय और स्विट्जरलैंड में अन्य अंतर्राष्ट्रीय संगठनों में स्थित चीनी प्रतिनिधि च्या क्वी ने उद्घाटन समारोह में भाषण देते हुए कहा कि वर्तमान में अभूतपूर्व बदलाव हो रहा है। विभिन्न देशों की जनता की शांति, विकास और सहयोग की आवाज लगातार बुलंद हो रही है, लेकिन कथित सभ्यताओं की टक्कर, सभ्यता की श्रेष्ठता जैसी गलत अवधारणा कभी कभी उभरती है। सभ्यताओं की विविधता और विश्व शांति और विकास बढ़ाने का कार्य जटिल है। चीन की संस्कृति, सभ्यता और जानकारी, चीन का इतिहास, रीति रिवाज और विदेशी आदान प्रदान, सब कुछ यहाँ मिलता है। आइए चलते हैं चीन के सफर पर।
और शुरू करते हैं हमारा खास कार्यक्रम स्वर्णिम चीन के रंग। नमस्कार श्रोता मित्रों, मैं पंकज श्रीवास्तव आपके सामने एक बार फिर हाजिर हूँ। मित्रों, इन दिनों हम आपको चीन की अल्पसंख्यक जातियों के रीति रिवाज के बारे में बता रहे हैं। आज इसी कड़ी के तहत हम आपको सुनवाएंगे तुंग जाति की भैंसों की लड़ाई कड़ी। चीन के हुनान प्रांत, क्वेंचो प्रांत और क्वांगशी च्वांग स्वायत्त प्रदेश के विशाल सीमांत क्षेत्र में पर्वत श्रृंखलाएं और नदियां फैली हुई हैं। तुंग जाति के गांव इन्हीं हरी भरी पहाड़ी घाटियों में बसे हुए हैं। पहाड़ों की ढलानों पर सीधी नुमा खेत फैले हुए हैं। यहाँ गांव-गांव के पास सरिता बहती रहती है और गगनचुंबी पेड़ों के झुरमुटों में गांव छिपे होते हैं। स्थानीय भू स्थिति के अनुसार इनके मकान लकड़ियों के बने हैं, जिनका निजी सौंदर्य है। ढोल इमारत और हवा वर्षा से बचाने के पुल तो विशिष्ट जातीय वास्तु शैली के खास नमूने माने जाते हैं। तुंग जाति के लोगों को गीत गाने से प्यार है। इस जाति के युवक भैंसों की लड़ाई पसंद करते हैं। उल्लेखनीय बात यह है कि तुंग जाति के लोगों में शिष्टाचार, बूढ़ों का आदर, बच्चों को प्यार, दूसरों की मदद करने और सार्वजनिक कार्यों पर ध्यान देने की श्रेष्ठ परंपरा है। तुंग जाति के लोग भैंसों की लड़ाई पसंद करते हैं। हर एक गांव में एक ऐसा भैंसों का राजा पाला जाता है जो बलशाली और लड़ने में निपुण होता है। जिस गांव में भैंसों का राजा नहीं होता, उसे दूसरे गांव वाले तुच्छ नजर से देखते हैं। भैंसों का राजा पूरे गांव के लोगों के एकत्रित धन से खरीदा जाता है, इसलिए यह सब लोगों का होता है और इसका पालन निश्चित व्यक्ति द्वारा किया जाता है। भैंसों के राजा के रहने की बगार ज्यादातर तुंग जाति की विशिष्ट ढोल इमारत के सामने समतल मैदान पर बनाई जाती है। ढोल इमारत के खंभे पर चारे की सप्लाई करने वालों की नाम सूची का एक तख्ता लटकाया जाता है और तख्ते पर लिखे हुए नाम के अनुसार गांव के लोग बारी बारी से भैंसों के राजा को एक दिन का चारा देते हैं। वसंत, गर्मी, शरद या जाड़ा, हर मौसम में भैंसों के राजा को खाने के लिए पर्याप्त चारा तैयार दिया जाता है। भैंसों के राजा की तंदुरुस्ती के लिए पशुपालक उसके खाने का पूरा ध्यान देते हैं। वे भैंसों के राजा को न सिर्फ घास फूस खिलाते हैं, बल्कि चिपचिपा चावल, सुअर की चर्बी और शहद खिलाने के अलावा तेज शराब भी पिलाते हैं। पूरे साल जिसका पालन किया जाता है, उसका प्रयोग सिर्फ एक ही दिन किया जाता है। भैंसों के राजा को अति तंदुरुस्त इसलिए रखा जाता है कि वो तुंग जाति की वार्षिक भैंसों की लड़ाई की प्रतियोगिता में भाग लेगा। इस प्रतियोगिता का समय चीनी चंद्र पंचांग के अनुसार दूसरे या 8वें महीने में पड़ता है। ये तुंग जाति का एक परंपरागत महत्वपूर्ण त्योहार है। भैंसों की लड़ाई त्योहार का इतिहास बहुत पुराना है। कहा जाता है कि ये लड़ाई वास्तव में न्यू वांग यानी भैंसों का राजा नामक गांव में रहने वाले एक बूढ़े के कारण हुई थी। ये बूढ़ा बचपन से ही भैंसों का पालन करके अपनी रोटी कमाता था। बचपन से ही भैंसों के साथ रहने के कारण वो न केवल भैंसों से प्यार करता था, बल्कि अच्छी और बुरी किस्म के भैंसों और भैंसों के स्वभाव के बारे में भी अच्छी तरह से जानता था। पर अफसोस की बात यह थी कि जितने भैंसों का उसने पालन किया, उनमें से एक भी भैंसा ऐसा नहीं मिला जिससे वो संतुष्ट होता। आखिरकार एक दिन गौतम नामक जगह पर उसे एक सचमुच मूल्यवान भैंसा मिल गया। खुशी के मारे बूढ़ा फूला न समाया और भारी कीमत देकर उसने उसे खरीदा। इस भैंसे का माथा बाहर निकला, दोनों सींग ऊपर उठे हुए, कमर सीधी, टांगे पुष्ट
और खुर सख्त थे। ये भैंसें खेती का काम करने के अलावा विशेष रूप से लड़ाई में बड़ा कुशल था। उस बूढ़े का कहना था कि ये परिवार को सुरक्षित रखने वाली एक मूल्यवान चीज है, यानी जिस परिवार को ये मूल्यवान भैंसा मिलेगा उस परिवार की खूब समृद्धि होगी। बूढ़ा उस भैंसे के साथ घर लौट रहा था। वो छिंगशुई नदी के किनारे शीन्यू गैंडा तालाब के पास से गुजर रहा था कि तालाब से एक बड़ा गैंडा निकला। भैंसे और गैंडे के बीच भीषण लड़ाई हुई। पहले किनारे पर और फिर तालाब में लगातार 3 दिनों और 3 रातों तक लड़ने पर भी किसी की हार जीत का फैसला न हो पाया। उधर भैंसे की लड़ाई देखने बहुत से लोग किनारे पर आ पहुंचे। बहुत से ऐसे लोग भी थे जो घर के बूढ़ों और बच्चों के साथ आए थे और खाने के लिए चावल मांस भी ले आए थे। वे पहाड़ की ढलान पर बैठे भैंसे की लड़ाई देखते हुए खाना खाते और खेलते थे। चहल पहल के इस माहौल में भैंसा प्रेमी बूढ़ा बेहद चिंतित था। उसे डर था कि इस लड़ाई से कहीं उसका प्यारा भैंसा घायल न हो जाए। मजबूरी में उसने कुछ युवकों को बुलाया और उनकी सहायता से उसने मोटी रस्सी से दोनों जानवरों के पांव बांधे। इससे दोनों जानवर अलग अलग हो गए। भैंसों के राजा के आने के बाद से हर वर्ष तुंग जाति के गांवों में सुहावना मौसम होने लगा, भरपूर फसल होने लगी और मानव और जानवरों की समृद्धि हुई। बाद में मूल्यवान भैंसा और भरपूर फसलें हासिल करने के लिए हर वर्ष बूढ़ा शीन्यो तालाब के किनारे भैंसों की लड़ाई देखने और खुशियां मनाने के लिए लोगों को बुलाता था। इसी प्रथा ने धीरे धीरे भैंसों की लड़ाई त्योहार का रूप ले लिया। भैंसों की लड़ाई त्योहार आमतौर पर आसपास के कुछ गांवों का एक मिलन समारोह है। जिस गांव में लड़ाई का आयोजन होता है उसी गांव द्वारा पूरे त्योहार का प्रबंध किया जाता है। इस त्योहार के 4-5 दिन पहले उस गांव के युवक लूशंग यानी एक प्रकार का चीनी वाद्य यंत्र बजाते हुए प्रतिद्वंदियों को बुलाने के लिए दूसरे गांवों में जाते हैं। वे प्रतियोगिता में भाग लेने वाले गांवों को एक तख्ती देते हैं जिस पर प्रतियोगिता से संबंधित सभी नियम लिखे होते हैं। भैंसों की लड़ाई त्योहार की पूर्व बेला में लोग हरी घास से बने निशान को ताड़ के रस्सी पर बांधते हैं। फिर रस्सी से बाजार को घेर देते हैं। किसी पराये व्यक्ति का अंदर आना मना होता है। इसके साथ ही पूरे गांव में प्रत्येक काम बंद कर दिया जाता है। पुरुषों के लिए लकड़ी काटना और सुअर मारना मना होता है और महिलाएं कपड़े भी नहीं बुन सकती। सभी ये प्रार्थना करते हैं कि गांव का भला हो, भैंसों के राजा की विजय हो, जिससे पूरे गांव की शोभा बढ़े। गांव के भैंसों के राजा के प्रेमी तो भैंसे के घर के सामने इकट्ठा होकर रात भर ढोल नगाड़े और लूशंग बजाते और पटाखे भी छोड़ते हैं। इतना ही नहीं, वे कच्ची मछली खाने की यज्ञ गतिविधि का भी आयोजन करते हैं। वे इसे भैंसों के राजा का हौसला बढ़ाना कहते हैं। भैंसों की लड़ाई त्योहार के दिन सवेरे ही ढोल नगाड़ों की आवाज गांव के युवकों को भैंसे के घर के सामने बुलाती है, जहां युवक मुर्गे की पहली बांग का इंतजार करते हैं। फिर वे एक स्वर में 3 बार इतनी ऊंची आवाज से चिल्लाते हैं कि आसमान पाताल हिलने लगता है। इस समय त्योहार में भाग लेने के लिए माँ घर में अपनी बेटियों का श्रृंगार करती है और उन्हें अपनी जातीय वेशभूषा में सजाती है। पाँव फटते ही जब 3 बार लौह तोपें दागी जाती है तब ढोल और संगीत की आवाज गूंजने लगती है। इसके साथ ही विभिन्न गांवों के लोगों के समूह समुद्र की लहरों की तरह उमड़ते हुए भैंसों की लड़ाई के मैदान में आते हैं। हर एक समूह के आगे एक युवक चलता है। वो अपने हाथ में
एक तख्ता उठाए नाचते हुए आगे चलता है, जिस पर भैंसों के राजा का नाम लिखा होता है। इसके पीछे अग्रिम दस्ता चलता है, जो चिनक्वा और युएफू नामक प्राचीन काष्ठ अस्त्र शस्त्र उठाए रहता है। इसके पीछे ढोल नगाड़े और लूशंग बजाने वाला दस्ता चलता है। इसके पीछे भैंसों का राजा रहता है, हरे वस्त्र पहने, सिर पर लाल साफा बांधे और बगुले का पंख लगाए 2 युवक उसकी रस्सी पकड़े रहते हैं। भैंसों के राजा के सींगों पर लौंग खोल लगाया जाता है, सिर को लाल साटन से सजाया जाता है और उसकी पीठ पर एक काष्ठ मसनद रखा जाता है। मसनद पर खूबसूरत नक्काशी होती है। इसमें लाल, पीले और हरे 3 रंगों की आज्ञा सूचक झंडियां और एक जोड़ा 1.5 मीटर लंबे चकोर के पंख लगाए जाते हैं। उसके गले पर कांस्य घंटियों की लड़ी लटकी होती है, जिससे चलते समय झनझनाहट सुनाई देती है। भैंसों के राजा का रौबदार रंग रूप देखते ही बनता है। भैंसों के राजा के पीछे रंग बिरंगे झंडों का दस्ता आता है। ऊंचे ऊंचे झंडे के डंडों की चोटियों पर मुर्गों के रंग बिरंगे पंख लगे होते हैं। झंडे दस्ते के पीछे उत्सव के जातीय वस्त्र पहने गांव के लोग आते हैं। इस दस्ते में युवक, युवतियां, बूढ़े और त्योहार के उल्लास में कूदते फांदते बच्चे होते हैं। भैंसों की लड़ाई का मैदान आमतौर पर खुले चौड़े स्थल पर स्थित होता है, जो चारों ओर से पहाड़ों से घिरा होता है। ढलान पर एक एक छोटी समतल जगह होती है, जहां भैंसों का राजा लड़ाई से पहले विश्राम करता है। बाहर के लोग इसके अंदर नहीं जा सकते। इस जगह के चारों ओर बांस की लग्गियां लगी होती हैं और लग्गियों पर रंग बिरंगे झंडे और पंख भी लगे होते हैं। मैदान में प्रवेश करने की रस्म दोपहर को शुरू होती है। सबसे पहले मैदान में मेजबान का भैंसों का राजा और भैंसा भिड़ाने वाला दस्ता प्रवेश करता है। वे साहस पूर्वक मैदान में 3 चक्कर लगाते हैं। फिर इसके बाद दूसरे गांवों के भैंसों का राजा और भैंसा भिड़ाने वाले दस्ते प्रवेश करते हैं। वे क्रमशः मैदान में उतरते हैं और तोपों की आवाज और जन समुदाय की ललकार के साथ मैदान का चक्कर लगाते हैं। जब सभी गांवों के भैंसों के राजा मैदान से चले जाते हैं, तब एक दूसरे को निमंत्रित करने की रस्म शुरू हो जाती है। हर एक गांव को 10 लोगों से संगठित अपना निमंत्रण दस्ता भेजना होता है। ये दस्ता लूशंग और ढोल नगाड़े बजाते हुए दूसरे गांव के भैंसा विश्राम गाह में निमंत्रण करने जाता है। दोनों तरफ की सहमति होने के बाद लकड़ी पर खोदकर एक खास निशान बनाया जाता है। फिर इस लकड़ी को बीच से 2 टुकड़ों में काटकर दोनों तरफ के लोग इसका आधा आधा हिस्सा ले लेते हैं। अंत में लड़ाई मैदान के संचालक की अनुमति से दोनों तरफ के दस्ते अपने अपने भैंसों के राजा को खींचते और मशाल उठाए मैदान के दोनों छोर से मैदान में प्रवेश करते हैं। मैदान में आते ही दोनों तरफ के भैंसों की आंखें क्रोध से जलने लगती हैं। लौह तोप दागने के साथ भैंसों की रस्सियां खोल दी जाती हैं और दोनों भैंसे एक दूसरे पर टूट पड़ते हैं। दोनों भैंसे अपने खुरों से जमीन रगड़ते हुए पैतरे बदलकर एक दूसरे पर सींगों से आक्रमण करते हैं। सहसा संपूर्ण मैदान में धूल ही धूल छा जाती है। बगल में इकट्ठा लोगों में से कुछ ढोल बजाते हुए चिल्लाते हैं और कुछ तो भैंसों के साथ साथ कभी इधर कभी उधर घूमते दौड़ते रहते हैं। थोड़ी देर के बाद लड़ाई चरम अवस्था में पहुंचती है। यदि लंबे समय तक लड़ने पर भी हार जीत का फैसला नहीं हो पाता, तो दोनों को बराबर माना जाता है। युवक ताड़ के रस्सियों से भैंसों के राजाओं के पांवों को बांधकर अलग करते हैं। अगर एक तरफ का भैंसा दूसरे से जीत जाता है, तो वो विजय पूर्वक हारने वाले भैंसे का पीछा करता है। जिस गांव का भैंसा जीत जाता है, उस गांव की लड़कियां
विजयी भैंसे के पीछे पीछे पहाड़ पर दौड़ती हैं और हारने वाले भैंसे के शरीर से गिर पड़ी झंडियों की छीना झपटी करती हैं। भैंसों की लड़ाई त्योहार के खत्म होने के बाद ये लड़कियां एक साथ हारने वाले भैंसे के दस्ते को झंडियां वापस देने उस गांव जाती हैं। इस वक्त हारने वाले गांव के युवकों को न सिर्फ झंडियां वापस देने वाली लड़कियों को उपहार देने पड़ते हैं, बल्कि उन लड़कियों के साथ कई दिनों तक गीत भी गाना पड़ता है। जब विजयी भैंसा विजेता की हैसियत से मैदान में दोबारा उतरता है तो लोग उसको खूब सजाते और पटाखे छोड़कर खुशियां मनाते हैं। जब विजयी भैंसा अपने गांव वापस आता है तो गांववासी खुशी से उसे शराब से नहलाते हैं और जोर से ढोल नगाड़े बजाते हुए ऊंची आवाज में चिल्लाते हैं। लूशंग बजाने वाले तो कभी दाएं और कभी बाएं मुड़ मुड़ कर लूशंग बजाते हैं। विजयी गांव की खुशी बताने लायक होती है। तुंग जाति की भैंसों की लड़ाई की ये गतिविधि न सिर्फ मनोरंजन के लिए बल्कि आपस में संस्कृति और साज सामान का आदान प्रदान करने के लिए की जाती है। तुंग जाति के लोग मेहमान नवाज होते हैं। जब कभी मेहमान घर में आता है, मेजबान उसका उत्साह पूर्वक सत्कार करते हैं और जाते समय मेहमान को बैल या बकरे की पूंछ भी उपहार के रूप में देते हैं। ये इस भावना का प्रतीक होता है कि मेहमान बाद में फिर यहाँ आए। निश्चित रूप से ये चहल पहल और खुशी का त्योहार तुंग जाति के युवक और युवतियों के लिए अपने मनपसंद जोड़े की तलाश का सुअवसर भी प्रदान करता है। भैंसों की लड़ाई त्योहार के खत्म होने से पहले युवक लूशंग बजाते और नाचते हुए मिठाई और फल अपनी मनपसंद लड़कियों को भेंट करते हैं। त्योहार खत्म होने के बाद भी युवक और युवतियां मेजबान गांव की ढोल इमारत में आकर कई दिनों और कई रातों तक प्रेम गीत गाते रहते हैं। इसके बाद वे अनिच्छापूर्वक अलग होकर अपने अपने गांव लौट जाते हैं। तो श्रोता मित्रों, ये था तुंग जाति की भैंसों की लड़ाई कड़ी। अगली बार हम आपके सामने फिर एक नई कड़ी के साथ प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए अपने मित्र पंकज श्रीवास्तव को आज्ञा दें। नमस्कार। यह चाइना रेडियो इंटरनेशनल है। अब शुरू होता है पश्चिम की तीर्थ यात्रा महासागर का समय। नमस्कार दोस्तों, पश्चिम की तीर्थ यात्रा सुप्रसिद्ध चीनी उपन्यास लेकर हाजिर हूँ मैं मैत्री शर्मा। आज की कहानी इस प्रकार है। दोस्तों, अब तक आपने कहानी में सुना कि वानर वैरंभा देवी के पास मदद मांगने पहुंच जाता है, जो बिना देर किए वानर की मदद करने चल पड़ती है। उनकी मदद से सांचांग, भिक्षु, रेतात्मा और शुकर की जान बच जाती है और फिर वे अपनी यात्रा पर आगे बढ़ते हैं। चलिए दोस्तों, कहानी को आगे बढ़ाते हैं और सुनते हैं कहानी में आगे क्या हुआ। चलते चलते सांचांग को अपने सामने एक ऊंचा पर्वत दिखाई दिया। उसका शिखर आसमान से बातें कर रहा था, चांद सितारों को छू रहा था और सूर्य के प्रकाश को रोक रहा था। श्रद्धेय धर्माध्यक्ष ने चकित होकर वानर से कहा, हमारे सामने खड़े इस पर्वत को तो देखो, कितना ऊंचा है यह। कौन जानता है इसे पार करने के लिए कोई रास्ता है या नहीं। वानर ने मुस्कुराते हुए कहा, क्या बात कर रहे हैं गुरुदेव, पुरानी कहावत है, पर्वत चाहे कितना ही ऊंचा क्यों ना हो, पर्वत चाहे कितना ही ऊंचा क्यों ना हो, उसे पार कराने वाला मार्ग होता है सदा। नदी चाहे कितनी ही गहरी क्यों ना हो, नदी चाहे कितनी ही गहरी क्यों ना हो, उसे पार कराने वाला माझी होता है सदा। कोई कारण नहीं है कि हम इसे पार ही न कर सके। चिंता छोड़िए और आगे बढ़ते जाइए। जब सांचांग ने यह सुना तो उसकी चेहरे पर मुस्कुराहट खेलने लगी। अपने घोड़े को चाबुक मारकर वह सीधा उस ऊंचे पहाड़ पर चढ़ने लगा। कोई 1-2 कोस का फासला तय करने के बाद उन्हें एक बुजुर्ग आदमी दिखाई दिया।
गले में जप माला धारण की और हाथ में ड्रैगन के सिर वाली छड़ी उठाए वह दूर से ही एक ढलान पर खड़े होकर बुलंद आवाज में चिल्लाया, पश्चिम की यात्रा पर जाने वाले परमादरणीय महानुभावों, अपने यशस्वी घोड़े की लगाम खींच लो। इस पर्वत पर दैत्यों का एक गिरोह रहता है जो जम्बू महाद्वीप के बहुत से लोगों को खा चुका है। यहाँ से आगे मत जाओ। यह सुनकर सांचांग का रंग तो डर के मारे पीला पड़ गया, क्योंकि उसका घोड़ा स्थिर नहीं खड़ा था और वह खुद भी नक्काशीदार काठी पर जमकर नहीं बैठा था। इसलिए महाभिक्षु अपना संतुलन खो बैठा और जमीन पर गिर पड़ा। अपने को उठ बैठने में असमर्थ पाकर वह घास पर पड़ा करहाता रहा। उसने में सहारा देने के लिए वानर जल्दी उसके पास जा पहुंचा और बोला, डरिए मत गुरुदेव, डरिए मत, मैं हूँ ना आपके पास। सांचांग बोला, क्या तुमने उस बूढ़े आदमी को पहाड़ पर खड़े होकर यह कहते नहीं सुना कि इस पर्वत पर दैत्यों का एक गिरोह रहता है जो जम्बू महाद्वीप के बहुत से लोगों को खा चुका है? कोई जो उससे पूछने की हिम्मत कर सकता है कि यह सब क्या हो रहा है? वानर ने जवाब दिया, आप यहाँ बैठिए, मैं उससे पूछने जाता हूँ। सांचांग ने कहा, मुझे डर है कि तुम्हारी भगड़ी सूरत और अनगढ़ भाषा से कहीं उसे सदमा ना पहुँचे, इसलिए शायद तुम उसे सच्चाई का पता नहीं लगा पाओगे। वानर ने हंसते हुए कहा, मैं उससे पूछताछ करने से पहले अपनी शक्ल सूरत बेहतर बना लूंगा। सांचांग बोला, मैं देखना चाहता हूँ कि बदली शक्ल सूरत में तुम कैसे लगोगे। महान मनीषी ने चुटकी बजाकर मंत्र पढ़ा, अपने शरीर को झकझोरा और एक निर्मल आंखों, पतले भौहों, गोल चेहरे और संतुलित नाक नक्श वाले साफ सुथरे युवा भिक्षु का रूप धर लिया। बहुत ही शिष्टाचार पूर्वक ढंग के साथ आगे कदम रखते हुए उसने मुंह से एक भी अशिष्टतापूर्ण शब्द नहीं निकाला। अपने किम खाद के सोगे को झाड़ते हुए उसने आगे बढ़कर थांग महाभिक्षु से कहा, गुरुदेव, क्या मैं पहले से अच्छा नहीं लग रहा? सांचांग ने खुश होकर जवाब दिया, हाँ लग रहे हो। सोकर बोला, बहुत खूब, लेकिन इसकी तुलना में हम सब तो एकदम बदसूरत मालूम होते हैं। मैं भले ही 2-3 साल तक लगातार लोटपोट करता रहूं, तब भी आपके समान खूबसूरत नहीं बन सकता। महान मनीषी उन सब को वहीं छोड़कर सीधा उस बुजुर्ग व्यक्ति के पास जा पहुंचा और झुककर प्रणाम करने के बाद उससे बोला, परमादरणीय महोदय नमस्कार। बुजुर्ग मुस्कुराकर बोला, युवा भिक्षु, कहो तुम कहाँ से आए हो? वानर ने जवाब दिया, हम लोग पूरब में स्थित महान थांग साम्राज्य से आए हैं। हम भगवान बुद्ध की पूजा करने और धर्म सूत्रों को लेने जा रहे हैं। जब हम यहाँ आए और हमने आपसे यह सुना कि यहाँ दैत्य रहते हैं, तो हमारे गुरुदेव तो डर गए। उन्होंने मुझे आपके पास उनके बारे में पूछताछ करने भेजा है। ये अपराधी दैत्य आखिर किस तरह के हैं और इन्होंने मार्ग रोकने की हिम्मत कैसे की? परमादरणीय महोदय, कृपया मुझे विस्तार से बताइए ताकि मैं उन्हें ठिकाने लगा सकूं। ये सब सुनकर बुजुर्ग ने मुस्कुराकर कहा, तुम अभी नादान हो युवा भिक्षु, तुम अभी अपना भला बुरा नहीं समझते। उन प्रेतात्माओं के पास बहुत तिलस्मी शक्तियां हैं। उन्हें ठिकाने लगाने के बाद कहने की हिम्मत भला तुम्हें कैसे हुई? वानर ने जवाब दिया, जो कुछ आप कह रहे हैं उससे तो ऐसा लगता है कि आप उनकी हिफाजत करने की कोशिश कर रहे हैं। कहीं आप भी उनके संबंधी तो नहीं हैं? उनके पड़ोसी या दोस्त तो नहीं हैं? वरना आप उनकी प्रतिष्ठा बढ़ाने और उनके हौसले बुलंद करने की कोशिश क्यों करते? और उनकी पृष्ठभूमि के बारे में जो कुछ आप जानते हैं उसे बताने से इनकार क्यों करते? बुजुर्ग ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाकर कहा, भिक्षु भाई, तुम बातें बनाने में सचमुच बहुत चालाक हो।
मेरा अनुमान है कि अपने गुरु के साथ यात्रा करते समय तुमने कुछ तिलिस्मी कलाएं भी सीख ली होंगी। शायद तुम यह भी जानते होगे कि बेतालों को कैसे भगाया या पकड़ा जा सकता है, या लोगों के घरों में झाड़ फूंक करके उन्हें कैसे मुक्त कराया जा सकता है। पर शायद अभी तक किसी असली खूंखार राक्षस से तुम्हारा पाला नहीं पड़ा। बानर ने पूछा, कैसे असली खूंखार राक्षस है वे? बुजुर्ग बोला, वे बहुत भयानक है। बुजुर्ग का हाथ थाम कर वानर बोल पड़ा, बंद करो अपनी ये बकवास। अगर ये दैत्य मेरे छोटे भाई या मित्र बनने का अनुरोध भी करते तो भी मैं मानने को तैयार नहीं हो जाता, लेकिन उन्हें पता चल गया कि मैं आ रहा हूँ तो वे उसी रात 9 तो 11 हो जाएंगे। बुजुर्ग ने कहा, तुम फिजूल की बकवास कर रहे हो नादान भिक्षु। उनमें से कोई भी ऋषि मुनि भला तुम्हारा छोटा या बड़ा भाई कैसे हो सकता है? वानर ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, सच बात तो यह है कि मेरे परिवार के लोग बहुत पीढ़ियों से आओलाए देश के पुष्प फल पर्वत की जल पट गुफा में रहते आए हैं। मेरा नाम सुनखुन है। प्राचीन काल से मैं भी एक प्रेतात्मा रह चुका हूँ और बड़े बड़े कारनामे दिखा चुका हूँ। यह सब सुनने के बाद बुजुर्ग चकित होकर बोला, अगर तुम इसी तरह डींगे मारते रहोगे तो शायद कभी बड़े नहीं हो पाओगे। वानर बोला, मैं तो बड़ा हो गया हूँ महोदय। बुजुर्ग ने पूछा, क्या होगी तुम्हारी उम्र? वानर ने जवाब दिया, अंदाजा लगाओ। बुजुर्ग बोला, मुझे तो लगता है 6-7 साल के होगे। वानर ने हंसकर जवाब दिया, हा, मेरी उम्र उससे 10,000 गुना ज्यादा है। मैं तुम्हें अपना पुराना चेहरा दिखाता हूँ, तुम्हें बड़ा आश्चर्य होगा। बुजुर्ग ने पूछा, तुम्हारे 2 चेहरे कैसे हो सकते हैं? वानर ने जवाब दिया, मेरे तो 72 चेहरे हैं महोदय। यह जाने बिना कि वानर में ये शक्तियाँ मौजूद हैं, बुजुर्ग तब तक उससे लगातार सवाल करता रहा जब तक वानर अपना चेहरा मल कर अपने असली रूप में नहीं लौट आया। उसके दांत बाहर की तरफ उठे हुए थे, कपोल अंदर की ओर घुसा हुआ था, सूरहा लाल था और कमर में बाघ की खाल का लहंगा पहने हुए था। एक पहाड़ी चट्टान के नीचे खड़े होकर अपना लोह दंड उठाए हुए वह साक्षात वज्र देवता का अवतार लग रहा था। उसे देखकर बुजुर्ग का रंग डर के मारे पीला पड़ गया, पांव लड़खड़ाने लगे और वह जमीन पर गिर पड़ा। कुछ देर में वह उठा, लेकिन संतुलन खो बैठने के कारण वह फिर से जमीन पर गिर पड़ा। वानर ने उसके पास जाकर कहा, बुजुर्ग महोदय, अकारण ही इतना ज्यादा डरने की जरूरत नहीं है। मैं बाहर से भले ही बुरा लगूं, पर अंदर से अच्छा हूँ। मुझसे डरने की कोई जरूरत नहीं है। आपने अभी अभी यह बताकर मुझ पर कृपा की है कि यहाँ दानव रहते हैं। क्या मैं आपको यह बताने का कष्ट दे सकता हूँ कि उनकी संख्या कितनी है? अगर आप मुझे ये बता सकेंगे तो मैं आपका बड़ा आभारी रहूंगा। बुजुर्ग थर थर कांपने लगा, उसकी बोली बंद हो गई, कान बहरे हो गए। उत्तर में उसके मुंह से एक भी शब्द नहीं निकला। बुजुर्ग से कोई उत्तर न मिलने पर वानर पहाड़ी ढलान से नीचे उतर गया। सांचांग बोला, वापस लौट आए हो, क्या पता चला तुम्हें? वानर ने मुस्कुराकर कहा, कुछ खास नहीं, कोई खास बात पता नहीं चली। पश्चिमी स्वर्ग के रास्ते पर अगर 1-2 प्रेतात्माएं भी हो तो भी यहाँ के लोग इतना ज्यादा डर जाते हैं क्योंकि वे कायर हैं। फिक्र ना करे, मैं आपके पास हूँ। वानर की बात सुनकर सांचांग ने कहा, क्या तुमने उनसे यह पूछा कि इस पर्वत और इस गुफा का नाम क्या है? क्या उससे यह पूछा कि यहाँ कितने दैत्य रहते हैं और वज्र संहाराम का मार्ग कौन सा है?
इसी बीच शूकर टूट पड़ा और बोला, क्षमा करे गुरुदेव, मुझे कुछ कहने की इजाजत दे। जहाँ तक रूप बदलने, दाव पेच इस्तेमाल करने और धोखाधड़ी का ताल्लुक है, हम चारों पांचों में वानर का कोई मुकाबला नहीं कर सकता, लेकिन ईमानदारी में वानरों का पूरा जत्था मेरी बराबरी नहीं कर सकता। हाँ महाभिक्षु बोला, तुम ठीक कह रहे हो, तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो, तुम सचमुच बहुत ईमानदार हो। शुकर बोला, भगवान ही जानता है न जाने क्यों यह वानर बिना सोचे समझे दौड़ कर वहाँ जा पहुँचा और एक दो सवाल पूछकर उल्टे पांव लौट आया। सच्चाई का पता लगाने के लिए अब मैं ही जाता हूँ। भांग महाभिक्षु ने सचेत किया, सावधानी से जाना उन्हें। अब क्या था, विलक्षण मूर्ख ने अपना पांचा कमर में खोस कर कपड़े ठीक ठाक किए और इखलाता हुआ सीधा पहाड़ पर बुजुर्ग के पास जा पहुंचा। उसने कहा, सादर प्रणाम महोदय। वानर के लौटने के बाद बुजुर्ग अपनी छड़ी के सहारे खड़ा हो चुका था। वह लड़खड़ाते हुए वहां से जाने ही वाला था कि अचानक शूकर वहां आ गया। बहुत ज्यादा डर कर और चौंक कर वह बोला, बाप रे, मैं न जाने कौन सा बुरा सपना देख रहा हूँ। पहला भिक्षु कम बदसूरत था कि फिर भी वह कुछ न कुछ मनुष्य जैसा तो लग रहा था, पर इस भले आदमी के चेहरे पर तो मूसल जैसी एक थूथनी है। इसके कान तो बेंत के पंखों की तरह है, चेहरा लोहे के तवे के समान है और गर्दन पर कड़े बाल उगे हुए हैं। यह तो इंसान जैसा बिल्कुल नहीं लगता। शुकर ने हंसते हुए कहा, हा, क्या यही तरीका है मुझे देखने का? मैं बदसूरत हो सकता हूँ, लेकिन आप कुछ समय तक मुझे लगातार देखते रहने का कष्ट झेल सकते हो तो मैं आपको काफी खूबसूरत दिखने लगूंगा। बुजुर्ग ने शुकर को मनुष्य की भाषा बोलते हुए सुना। केवल तभी उसने उससे पूछा, तुम कहाँ से आए हो? शुकर ने जवाब दिया, मैं भांग महाभिक्षु का दूसरा शिष्य हूँ और मेरे दो बौद्ध नाम हैं, उनंग और पात्स्य। जो शिष्य आपके पास पहले आया था और आपसे सवाल पूछ रहा था, उसका नाम नवदीक्षित सोनुखुन है। वह गुरुदेव का बड़ा शिष्य है। मेरे गुरुदेव ने मेरे जरिए आपको सादर अभिवादन भेजा है, क्योंकि वे सोनुखुन से नाराज हैं। सुना है उसने आपको अपमानित किया और आपसे सच्चाई का पता नहीं लगा पाया। महोदय, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि इस पर्वत का नाम क्या है? इस पर कौन कौन सी कंदराएं हैं? उनमें कौन कौन से दानव रहते हैं? और पश्चिम की तरफ जाने वाला मुख्य रास्ता कौन सा है? बुजुर्ग ने पूछा, क्या तुम एक सच्चे इंसान हो? शुकर ने जवाब दिया, मैंने अपनी जिंदगी में कभी कोई झूठ नहीं बोला। बुजुर्ग ने कहा, तुम्हें पहले वाले भिक्षु की तरह बकवास नहीं करनी चाहिए। शुकर बोला, मैं उसके जैसा बिल्कुल नहीं हूँ। अब क्या था, अपनी छड़ी का सहारा लेकर बुजुर्ग ने शुकर से कहा, यह पहाड़ सिंह पर्वत कहलाता है और इसकी परिधि 250 कोस है। इसमें एक सिंह कंदरा भी है जिसमें 3 दानव रहते हैं। शुकर ने कहा, फालतू में चिंता कर रहे हैं बुढ़े बाबा। केवल 3 दानवों की जानकारी देने के लिए इतने विस्तार से बताने की कोई जरूरत नहीं है। बुजुर्ग ने पूछा, क्या तुम्हें डर नहीं लगता? शुकर ने जवाब दिया, सच्ची बात तो यह है कि मेरा बड़ा भाई अपने दंड से एक ही वार करके पहले दानव को मार डालेगा। मैं अपने पांचे के एक ही वार से दूसरे दानव को मार डालूंगा और जो मेरा तीसरा गुरु भाई है वो अपने दानव दमनकारी दंड से तीसरे दानव का खात्मा कर देगा। जब तीनों दानवों को मार दिया जाएगा तो हमारे गुरुदेव इस पहाड़ को आसानी से पार कर सकेंगे। ये काम कौन सा मुश्किल है? बुजुर्ग ने मुस्कुरा कर कहा, भिक्षुवर, तुम पूरी कहानी नहीं जानते।
उन तीनों दानवों के पास अद्भुत तिलिस्मी शक्तियों का खजाना है। उनके नेतृत्व में 5000 छोटे दानव पर्वत के दक्षिणी छोर में, 5000 उत्तरी छोर में, 10,000 पूर्वी रास्ते पर, 10,000 पश्चिमी रास्ते पर, 4-5 हजार गश्ती सैनिक और करीब 10,000 द्वार रक्षक सैनिक मौजूद हैं। कुल दानवों की संख्या 47,000 से 48,000 तक होगी। उन सब के नाम हैं और पहचान पत्र भी हैं। वे सभी आदमी को खा जाते हैं। अब क्या था, यह सुनते ही मूर्ख शूकर थर थर कांपने लगा और सिर पर पांव रखकर भाग खड़ा हुआ। कांग महाभिक्षु के पास पहुंचकर उसने अपना पांचा एक तरफ रख दिया और गुरुदेव को सूचना देने के बदले वह तो खामोशी से चुपचाप बैठ गया। मूर्ख शूकर को देखते ही वानर चिल्लाया, सूचना देने के बदले तुम वहाँ बैठकर क्या कर रहे हो? शूकर ने जवाब दिया, डर के मारे मेरा दम निकल आया है, फालतू बातें करने का समय नहीं है। हम यहाँ से जितने जल्दी जान बचाकर अपने रास्ते जा सके उतना ही अच्छा होगा। वानर बोला, अरे ओ महामूर्ख, मैं तुझसे जो पूछ रहा हूँ वो बता। मैं तो उससे पूछताछ करते समय बिल्कुल नहीं डरा, तो तुम इतने ज्यादा क्यों डर रहे हो? क्या बात है? सांग ने भी पूछा, क्या बात है? शूकर ने जवाब दिया, बुजुर्ग आदमी ने कहा है कि इस पर्वत का नाम सिंह पर्वत है। पर्वत पर एक सिंह कंदरा भी है। उसमें 3 दानव रहते हैं। उनकी अधीनता में करीब 48,000 छोटे दानव तैनात हैं। वे सभी आदमियों को खा जाते हैं। इसलिए अगर हम इस पर्वत पर कदम रखते हैं तो जरूर उन दानवों का खाना बन जाएंगे। तो हमें तो भूल कर भी ऐसा नहीं करना चाहिए। अब क्या था, यह सुनकर सांग के शरीर में कपकपी दौड़ गई और उसके होंठे खड़े हो गए। उसने पूछा, अब क्या होगा खून? वानर ने जवाब दिया, चिंता ना करे गुरुदेव, ज्यादा खतरनाक हालात नहीं हैं। यहाँ कुछ प्रेतात्मा जरूर रहती हैं। बात दरअसल ये है कि यहाँ के लोग बहुत कायर है, इसलिए वे दानवों की संख्या के बारे में और उनकी शक्ति के बारे में खूब बढ़ा चढ़ा कर किस्से कहानियाँ सुनाते हैं। इस तरह वे खुद अपने आप को डरा रहे हैं। मैं इससे आसानी से निपट सकता हूँ। वानर की बात सुनकर शूकर बोला, तुम फिजूल की बातें कर रहे हो भैया। मैं तुम्हारी तरह नहीं हूँ। मैं सच्चाई का पता लगा चुका हूँ। मैं कोई मनगढ़ंत बात नहीं कर रहा हूँ। पहाड़ों और घाटियों में दानव ही दानव रेंग रहे हैं। हम आगे कैसे जा सकेंगे? शूकर की बात पर वानर ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम बिल्कुल मूर्खों जैसी बातें कर रहे हो। बिना कारण ही आतंकित होने की कोई जरूरत नहीं है। चाहे पहाड़ों और घाटियों में दानव ही दानव क्यों ना रेंग रहे हों, मुझे अपने दंड से उनका सफाया करने में केवल आधी रात का वक्त लगेगा। तुम बेफिक्र रहो। तो दोस्तों, आज की कहानी यहीं तक। आगे की कहानी लेकर मैं मैत्री शर्मा फिर हाजिर होंगी। तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय। मातृभाषा में चीनी सीखें रोजमर्रा की चीनी भाषा। 用你的母语学汉语，每日汉语。ये चैना रेडियो इंटरनेशनल है। श्रोताओं को सावधान का प्यार का नमस्कार। श्रोताओं को राकेश्वर का भी नमस्कार। रोजमर्रा की चीनी भाषा कार्यक्रम सुनने के लिए आपका हार्दिक स्वागत। अब आज के पाठ के मुख्य वाक्य। काय ही ထွang了, बिस्तर से उठना चाहिए। 早上空气真好， सुबह की हवा सचमुच अच्छी है। 我们去散散步吧。
हम सैर करने चलें? 我天天都来。 मैं रोजाना यहाँ आता हूँ। शाहजहां जी, अंग्रेजी में हम कहते हैं कि जल्दी सोने से हम स्वस्थ, अमीर और बुद्धिमान हो सकते हैं। बिल्कुल ठीक कहा। चीनी में भी एक कहावत है, जल्दी सोना स्वस्थ रहना। यदि मैं सुबह कसरत कर सकूं तो ज्यादा अच्छा होगा। मैं अभी अपने चीनी दोस्त को उठाना चाहता हूं ताकि वो भी मेरे साथ सुबह कसरत करने चले। अच्छा, तो आप उससे कह सकते हैं, 该起床了，बिस्तर से उठना चाहिए। 该起床了， 该 चाहिए, 该起床 बिस्तर से उठना। 起床 ल क्रियावाचक शब्द है। 了， 该起床了，बिस्तर से उठना चाहिए। 该起床了。 और सुने आज के बाद की पहली बातचीत। 该起床了，别睡了。我还困着呢。 शाहजहां जी, सुबह की हवा सचमुच अच्छी है। इस वाक्य को चीनी में कैसे कहा जाए? आप कह सकते हैं, 早上的空气真好。早上的空气真好。早上 सुबह है, 早上空气 हवा 空气 真यानी कि सचमुच 真 好 अच्छा या अच्छी। 好。 早上的空气真好，सुबह की हवा सचमुच अच्छी है। 早上的空气真好。 और सुने आज के बाद की दूसरी बातचीत। 早上的空气真好。现在北京的空气越来越好了。 और मैं यदि अपने चीनी दोस्तों को एक साथ सैर करने का सुझाव देना चाहता हूँ तो इसे चीनी में कैसे कहें? आप कह सकते हैं, 我们去散散步吧，हम सैर करने चलें। 我们去散散步吧。我们 हम 我们去 चलना 去 散散步 सैर करना। 散散步 चीनी में क्रिया दोहराकर वातावरण को जरा हल्का किया जा सकता है। यहाँ पर 散散步 में क्रिया दोहराने से इसी तरह का अर्थ व्यक्त किया गया है। 散散步。我们去散散步吧，हम सैर करने चलें। 我们去散散步吧。 और सुने आज के बाद की तीसरी बातचीत। 我们去散散步吧。好，我喜欢散步。 पार्क में सुबह की कसरत करने वाले एक बुजुर्ग ने मुझे बताया कि वे रोजाना यहाँ आते हैं। मैं भूल गया हूँ कि इसे चीनी में कैसे कहा जाता है। आप कह सकते हैं, 我天天都来，मैं रोजाना आती हूँ। 我天天都来，मैं रोजाना आता हूँ। 我 मैं 我天天 रोजाना 天天 तो यहाँ अर्थ है सभी दिन। 都 来 आना 来，我天天都来मैं रोजाना आती हूँ। 我天天都来，मैं रोजाना आता हूँ। आइए सुने आज के बाद की चौथी बातचीत। 大爷，您经常晨练吗？对，我天天都来。 आए आज की सारी बातचीत को एक बार फिर दोहराए। 该起床了，बिस्तर से उठना चाहिए। 该起起床，बिस्तर से उठना। 起床，该起床了，बिस्तर से उठना चाहिए। 该起床了。早上的空气，सुबह की हवा 早上的空气真好，सचमुच अच्छी। 真好。早上的空气真好，सुबह की हवा सचमुच अच्छी है। 早上的空气真好。我们हम 我们去散步吧，चलें सैर करने। 散步吧。我们去散散步吧，हम सैर करने चलें। 我们去散散步吧。我天天都来，मैं रोजाना आती हूँ। 我天天都来，मैं रोजाना आता हूँ। 天天都来，रोजाना आना। 天天都来。 अब हम आज की सारी बातचीत सुने। बातचीत एक, 该起床了，别睡了。我还困着呢。 बातचीत दो, 早上的空气真好。现在北京的空气越来越好了。
八节电，我们去散散步吧。好，我喜欢散步。八节假大爷，您经常晨练吗？对, 我天天都来। अभी आपने आज के पाठ की बातचीत सुनी। आशा है कि आपको समझ आ गई होगी। आज का पाठ यहीं तक। अब राकेश वत्स और शादाम को अगला दे। फिर मिलेंगे। नमस्कार। नमस्कार। सीजीटीएन हिंदी सेवा रोजाना 5 कार्यक्रम प्रसारित करती है। हमारा पहला कार्यक्रम भारतीय समय के अनुसार सुबह 8:30 से 9:30 बजे तक, दूसरा कार्यक्रम संध्या के 6:30 से 7:30 बजे तक, तीसरा कार्यक्रम रात के 8:30 से 9:30 बजे तक, चौथा कार्यक्रम रात के 9:30 से 10:30 बजे तक और पांचवा कार्यक्रम रात के 10:30 से 11:30 बजे तक प्रसारित होता है। कार्यक्रमों के मीटर बैंड इस प्रकार है: सुबह 8:30 से 9:30 बजे 13,720 किलोहर्ट्ज, शाम 6:30 से 7:30 बजे 9,635 किलोहर्ट्ज, रात 8:30 से 9:30 बजे तक 7,225 किलोहर्ट्ज, रात 9:30 से 10:30 बजे 7,395 किलोहर्ट्ज, रात 10:30 से 11:30 बजे 1,269 किलोहर्ट्ज। अब इंटरनेट पर सीजीटीएन की हिंदी वेबसाइट भी खुली हुई है। इसे देखने के लिए हम आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। हमारी वेबसाइट का पता है hindi.cgtn.com।